स्वाति श्रीवास्तव। और आज बात हो रही है चौथे चरण की। जी हां, सुबह से ही मतदान चल रहा है और ऐसे में देखिए चौथा चरण है, 13 सीटें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। और देखिए तमाम ऐसी सीटें जिन पर सुबह से ही वोटिंग चल रही है और कतारों में लोग लगे हुए हैं। हालांकि अभी तक का जो मतदान प्रतिशत रहा है वो सुस्त रहा है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि किसके पक्ष में जाएगा ये चौथा चरण। अगर 2019 की बात कर ले तो 2019 में इन 13 सीटों पर बीजेपी जीती थी। इलेक्शन कमीशन को अब 10 से अधिक पत्र लिखकर आरोप लगाए गए हैं। समाजवादी पार्टी पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाए गए हैं तमाम लोगों की तरफ से। अलग अलग क्षेत्रों में बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं हो रही हैं। सुब्रत पाठक का यह आरोप है, बीजेपी प्रत्याशी है कन्नौज से सुब्रत पाठक, जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि 10 से ज्यादा ऐसे बूथ हैं जहां पर अलग अलग कैप्चरिंग की घटनाएं सामने आई हैं। सपा पर सीधा सीधा आरोप लगाया उन्होंने, कहा है कि अलग अलग क्षेत्रों में बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं लोग। बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने यह गंभीर आरोप लगाए। इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा गया उनकी तरफ से। समाजवादी पार्टी पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगे हैं। सुब्रत पाठक जो प्रत्याशी हैं उनके सामने अखिलेश यादव है समाजवादी पार्टी से। तो ये बड़ी खबर है, कन्नौज से बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने गंभीर आरोप लगाए और लिखा है कि इलेक्शन कमीशन को 10 से अधिक पत्र लिखकर उन्होंने कहा है कि बूथ कैप्चरिंग की जा रही है। अलग अलग क्षेत्रों में बूथ कैप्चरिंग की जो घटनाएं हैं वो सामने आई है। समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए हैं सुब्रत पाठक, जो कि बीजेपी से उम्मीदवार हैं कन्नौज लोकसभा सीट से। तो देखिए गंभीर आरोप है सुब्रत पाठक की तरफ से, जहां आज 13 चरणों का चुनाव चल रहा, चौथे चरण का चुनाव चल रहा है। ये 13 सीटें हैं और ऐसे में सुब्रत पाठक जो कि कन्नौज से सांसद है बीजेपी की तरफ से, समाजवादी पार्टी पर उन्होंने बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है। और उनका यह भी साफ आरोप है कि अलग अलग क्षेत्रों में बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं लगातार हो रही हैं और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को 10 से ज्यादा पत्र अभी तक लिखे हैं और ये गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगे हैं। और बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सीमाब नकवी जुड़ चुके हैं। सीमाब, बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है सुब्रत पाठक ने, इन आरोपों में कितनी सच्चाई दिख रही है? देखिए, आरोप और प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर बहुत पहले से चल रहा है। कभी अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं तो कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज जब वोटिंग हो रही है और अखिलेश यादव खुद कन्नौज की गलियों में टहल रहे हैं और बूथ बूथ पर जा रहे हैं, तो जाहिर है कि वो सुब्रत पाठक कहीं ना कहीं आरोप लगाएंगे। यही वजह है कि उन्होंने आरोप लगाया है कि बूथ कैप्चरिंग जो है समाजवादी पार्टी के गुंडे करने का काम कर रहे हैं। एक ट्वीट भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया है, उसमें भी इसी तरह का कुछ आरोप लगाया गया है। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि विधानसभा विधूना के बूथ नंबर 80, 81, 91, 94, 102, 161, 172 पर सपा का रेड कार्ड होल्डर अपराधी माफिया भाजपा के मतदाताओं को वोट नहीं डालने दे रहा है। बूथों पर सफाई गुंडों के साथ मिलकर पीठासीन अधिकारी और पुलिस के लोग बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं। तो जिस तरह के आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए लगाए जाते हैं। अब चुनाव का आखिरी समय बचा है, 3 बज चुका है, 3 घंटे का वक्त और बचा है। ये आरोप प्रत्यारोप के बीच कई जगहों से कुछ घटनाओं की भी जानकारी आई। किसी ने कहा कि पुलिस ने वोट नहीं डालने दिया और किसी ने कहा कि पुलिस ने ही बूथ कैप्चरिंग करा ली। तो ये लगातार आरोप का और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बहरहाल प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी आज 6 बजे और जीत हार किसकी होगी ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आरोपों का दौर लगातार जारी है। सुब्रत पाठक आरोप भले लगा रहे हो, लेकिन इससे पहले भी उन्होंने तमाम बातें समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए कही और ये कहा कि यहाँ आतंकवादी घुस आए हैं कन्नौज के अंदर। पहले इस तरह का आरोप लगाया, फिर एक आरोप लगाया। चलिए सीमाब, आपका बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो कन्नौज लोकसभा सीट जिसकी बात हो रही है, अलग अलग क्षेत्रों में बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया है बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने। तो देखिए ये बात हो रही है
कन्नौज की, जहां पर गंभीर आरोप लगाए। फिलहाल इलेक्शन कमीशन को 10 से ज्यादा पत्र भेजे हैं सुब्रत पाठक ने। फिलहाल ये मुकाबला काफी दिलचस्प है, जहां एक तरफ अखिलेश यादव है, दूसरी तरफ सुब्रत पाठक है। बातचीत करने के लिए एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, बातचीत करेंगे। तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं मेरे साथ में। संजय चौधरी हैं मेरे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथ कर्नल शरण सिंह जी हैं समाजवादी पार्टी से, बहुत स्वागत है आपका। सुधा मिश्रा जी हैं मेरे साथ में, और इसके अलावा मेरे साथ सुशील दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, बहुत धन्यवाद आपका। और आमिर साबरी जी हमारे साथ आरएलडी से जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पैनल में जुड़ने के लिए। सुधा मिश्रा भी नहीं जुड़ी हैं, अभी कुछ देर बाद वो कनेक्ट होंगी। फिलहाल चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं सवाल है मेरा कर्नल शरद जी आपसे। वहां पर बूथ कैप्चरिंग जैसा गंभीर आरोप लगाया है सुब्रत पाठक ने, क्या कुछ कहना चाहेंगे इन आरोपों पर? क्योंकि इससे पहले बदायूं की भी कुछ ऐसी तस्वीर थी, हम लोगों ने दिखाया। चैनल पे टिकर चल रहा था तो मैं एक्चुअली इसी पे अपनी प्रतिक्रिया देना चाहता था जी। वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनका जो पर्सनैलिटी है बहुत स्टेबल नहीं है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ उसके। कन्नौज में तहसीलदार को घर में घुस के पीटा गया। एक थानेदार अभी का बताइए ना, अभी का बताइए, आप मुझे समय दीजिए 30 सेकंड में इसी पे आ रहा हूँ जी। एक थानेदार को फोन पे हड़काया गया, फिर थाने में जाकर के उसके साथ पिटाई की गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अवंतीबाई लोधी जी की तिरवा में मूर्ति लगी थी, मूर्ति उखड़वा दी गई, एक बड़े समाज को बेइज्जत किया गया। और अखिलेश जी अभी कन्नौज में मंदिर के दर्शन करके गए और उसके बाद उस मंदिर की धुलाई कराई गई। वो दिन फिर याद दिलाया गया, कैप्चरिंग का आरोप लगा है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, अभी का बताइए, मैं उसी पे आ रहा हूँ, 10 खत लिखे गए हैं सुब्रत पाठक की तरफ से। आप 30 सेकंड दीजिए, आप 30 सेकंड दीजिए, उसी पे आ रहा हूँ। वो जो चीफ मिनिस्टर का घर धुलवाया था ना 2017 में, उसकी याद दिला दी कि कुछ बदला नहीं है भाजपा में। कल रात में 12 बजे और 1 बजे रात में मेरे पास छिबरा मऊ तिरवा के गांव से लगातार फोन आ रहे थे कि यहाँ पर इस गांव में शासन प्रशासन को लेकर के लगातार मारपीट की जा रही है, लोगों के साथ धमकाया जा रहा है कि कल वोट डालने मत निकलना। और आज की हालत में आपको याद दिला दूं, परसों कह रहे थे भैया आए रहे, भैया आए रहे, भैया ना भाई भेड़िया हो गए। ये सुब्रत पाठक जी का बयान था और कह रहे थे 5 लाख वोट से हराएंगे। अब देखिए कितना कांप रहे हैं। ये तो आरोप आप लोगों की तरफ से अक्सर देखने को मिलता है जब कई चरणों के चुनाव होते होंगे, और लेकिन इस बार उल्टा हुआ है। संजय चौधरी जी क्या जवाब देंगे? वोट पड़ रहा है, आंधी तूफान की तरह वोट पड़ रहा है समाजवादी पार्टी का। ये बेहया दोनों तरफ से लगते हैं, बेहोशी आ रही है, पाक साफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बेहोशी आ रही है। ये बताइए कि हो क्यों रहा है, इस पर क्या होना चाहिए? संजय जी आवाज आपकी आ नहीं रही। जी हेलो जी सपा के प्रवक्ता बड़े आदर्श पघार रहे थे। हाँ। याद कीजिए 2022 का चुनाव, 403 विधानसभा की, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि हम 400 सीट जीत के आने वाले। तो ये तो इनके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्तर है। रही बात कन्नौज की, तो यहां का पुराना इतिहास रहा है कि समाजवादी पार्टी अपने चरित्र के अनुरूप अराजकता दिखाती रही है। हमने भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के कटे हुए सर को भी इस विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में देखा है। ये समाजवादी पार्टी की अराजकता को बताने का पर्याप्त नमूना है कि ये कितने अराजक हैं। मुझे लगता है कि आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने हार खड़ी है और इसीलिए ये बूथ लूटने पर आमादा है। अच्छा, मुझे इससे पहले जब तीसरे चरण का जिक्र कर रहे थे, जब बात हो रही थी तीसरे चरण की, इससे पहले तीसरा चरण जब था तो बदायूं की भी कुछ ऐसी तस्वीर आई थी। वहां पर सपा के लोगों ने भी ऐसे ही आरोप लगाए थे संजय जी कि हमारे वोटर्स को घरों से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, ये चीजें हैं। उस पर भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मुझको देखिए ऐसा है कि चुनाव है, आरोप लगाना एक बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी का चरित्र अराजक रहा है। कन्नौज इसका गवाह है। तो मुझे लगता है कि चूंकि सामने हार दिखाई दे रही है, इसलिए निश्चित रूप से बूथ लूटने की बात हो रही होगी। प्रशासन को शिकायत गई होगी, चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया होगा, निश्चित रूप से उस पर प्रभावी कार्रवाई होगी। ठीक है, फिलहाल ये 13 जिले जिन पर ये चौथा चरण चल रहा है, क्योंकि ये 13 सीटें हैं, ये कसौटी पर हैं और बातचीत करेंगे। और भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सुधा मिश्रा जी भी जुड़ चुकी हैं कांग्रेस से और सुशील दुबे जी भी जुड़े। एक बार सुधा जी मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्योंकि ये 13 सीटें हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी परीक्षा है तमाम सीटों को लेकर। क्या कुछ आंकलन है आप लोगों का इसमें?
देश में जो लोकतंत्र का उत्सव है और पिछले 3 चरणों के बाद जब चुके हैं तो देश के प्रधानमंत्री के आपने बहुत सुने हो, तो आपको दिखता होगा कि देश चाहता क्या है, क्योंकि उनकी बातों का कोई सामंजस्य आपको नहीं मिलेगा। अब जिलों के कैपिटल पूछे जा रहे हैं, पहले बात की गई आपके मंगलसूत्र की, मुसलमान हुआ। आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही सुधा जी, आपको दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए एक बार रुक कर लेते हैं आमिर साबरी जी का। आमिर साबरी जी, आप तो हालांकि आरएलडी से है, आरएलडी को लेकर आपकी क्या विश्लेषण है आपका? आप इन 13 जिलों को किस तरीके से देख रहे हैं? आपका अपना आकलन क्या कहता है? देखिए स्वाति जी, आकलन का मामला ये है कि 13 सीटें जो आज चुनाव हो रहा है, जिन 13 सीटों पर उत्तर प्रदेश की, वो 13 के 13 भारतीय जनता पार्टी पास हैं। पिछली मर्तबा मैं फिर दोहरा दूं कि 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें बहुत बड़े दल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 13 सीटें जीत गई। तो जाहिर सी बात है कि जब इतना बड़ा गठबंधन कुछ ना कर पाया उत्तर प्रदेश में, तो ये कांग्रेस का और सपा गठबंधन का कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि गठबंधन नाम का है ये, क्योंकि इसमें पिछली बार तो आपके साथ में थे तमाम, पिछले 2022 में, ठीक है 2022 में साथ में थे, तो उसका रिजल्ट भी सामने आया, 110 सीटें लेकर के आए माननीय अखिलेश जी, एक तरफा मुस्लिम वोट भी मिला उनको। लेकिन और यही 2019 में भी था कि 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीती, 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीती। कारण साफ था कि इधर यादवों ने शुरुआत में ही कहना शुरू कर दिया था कि हम बसपा के प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। जब ये मैसेज चला गया समाज में, तो उधर दलितों ने भी वोट नहीं दिया। सिर्फ मुस्लिम समाज एक ऐसा समाज बचा था कि जिसने ईमानदारी से बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया और ईमानदारी से समाजवादी पार्टी को वोट दिया, जिससे इनकी 5 आई, उनकी 10 आई। कहने को यादव बोर्ड इनके साथ था, लेकिन आप देख लीजिए कि यादव बहुल जितने क्षेत्र थे सब समाजवादी पार्टी बुरी तरह हार गई। तो जब इतना बड़ा गठबंधन 2019 में होने के बाद समाजवादी पार्टी की दशा ये रही, और हद तो ये हो गई कि उपचुनाव में 2 सीटें आजमगढ़ और रामपुर वो भी समाजवादी पार्टी हार गई, 3 ही बची। तो अब इस गठबंधन जो कांग्रेस और सपा का हुआ है, ये गठबंधन कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ना कोई मायने रखता है। अब आ जाइए, गठबंधन का नाम तो है, इनके साथ कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, इनके साथ अपना दल नहीं है, इनके साथ सुभाषपा नहीं है, जबकि 2022 में सुभाषपा भी इनके पास थी, अपना दल कमेरावादी भी इनके साथ था, महान दल भी इनके साथ था। इन तमाम दल होने के बाद और हमारा राष्ट्रीय लोक दल भी इनके साथ था, तब इनकी 110 सीटें उत्तर प्रदेश में आई थी। लेकिन अब 2019 और 24 का अगर लोकसभा का चुनाव के नजरिए से हम आकलन करेंगे तो ये बहुत ना के बराबर है। गठबंधन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। इनके अखिलेश यादव जी पास वोट कौन सा है? कहने को तो इन्होंने कहा था MY का मतलब, जो मैं बचपन से सुनता चला आया था कि MY का मतलब मुस्लिम यादव, अब अखिलेश जी ने उसी की परिभाषा बदल दी, कहने लगे MY का मतलब महिला और यूथ। तो अब जहां पर यह मानसिकता आ जाए, जहां पर यह सोच आ जाए, तो आप ये समझिए कि इनके पास यादव वोट भी इनसे जा चुका है, इनका स्वजाति वोट इनके पास नहीं है। और ओबीसी में और मतलब आप लोग अब एक साथ हैं, कमाल करेंगे। ब्राह्मण वोट मिला नहीं है, ना भविष्य में कभी मिलेगा, ये मैं पूरी ईमानदारी और गारंटी लेकर सकता हूँ। बिल्कुल सुशील दुबे जी, ये चौथा चरण है, 13 सीटें काफी महत्वपूर्ण, सभी सीटें अपने आप में काफी महत्व है। कानपुर, कन्नौज जैसी सीटें जहां पर इलेक्शन चल रहा है, लखीमपुर की सीट है, फर्रुखाबाद की सीट है। आप इन 13 जिलों को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि अभी आपने देखा कि कन्नौज में सुब्रत पाठक ने आरोप लगाए, इससे पहले बदायूं में तीसरे चरण में भी कुछ इसी तरह से आरोप लगे थे सपा की तरफ से बीजेपी पे। जी स्वाति, ये 13 ही है, 13 सीटें हैं ना जी, ये 13 ही है लोकतंत्र की। जहां कानपुर में दोपहर तक 21% वोटिंग हो, इटावा में 23% वोटिंग हो, इसको क्या मानेंगे? लोकतंत्र थोड़ी मानेंगे। क्या चुनाव आयोग कर रहा है, क्या लोग कर रहे हैं, क्या नेता कर रहे हैं? सब छाती पीट रहे हैं, सब फर्जीफिकेशन कर रहे हैं। अब बताइए, देश के पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि 3 DM ने वहाँ भेजे गए हैं, तो 3 DM का नाम बताएं, कौन 3 DM वो करने गए हैं? एक 5 साल का MP छाती पीट रहा है, बड़ी बड़ी आंसू रो रहा है कि वो सफाई गुंडे, तो लोग ऐसे बोल देते हो, सफाई वर्कर हैं गुंडे लोग, जिसको देखो गुंडे था, गैंग आया, गिरोह आया। अरे पॉलिटिक्स हो रही है। 5 साल में पहली बार होता है कि एक लोकतंत्र का पर्व होता है। लोकतंत्र का पर्व को जिसको देखो बोला गुंडे आ गए, गुंडे। तो फिर सुब्रत राय काहे लड़ रहे हैं? छोड़ के भाग जाए, कहते मार गए। अगर इतना ही डर है उनको गुंडा गुंडी का। अब ये सब पेशबंदी है, सब पेशबंदी है। उनकी पेशबंदी ये है कि वो 21 हैं,
अखिलेश यादव 100% 21 से 9 से, और 100% सुब्रत पाठक 19 से 18 है। अब बाकी रिजल्ट क्या आएगा, जनता क्या कहेगी, वो अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े नेताओं को अब आप बताइए, जिस देश में चुनाव आयोग के सदस्य 1 दिन पहले या 2 दिन पहले इस्तीफा दे के चले जाएं, उसका फिर नए सिरे से गिनती और नए सिरे से वो बनाए जाएं, उसके सदस्य बनाए जाएं, तो लोकतंत्र क्या है का लोकतंत्र, इसको तरह ही नहीं कहेंगे। और फिर जहां पर कहाँ ये लोग तय कर पाए, ये जब लोकसभा में ये जो हो रही है गणित, ये जो वोटिंग हो रही है, अभी तक मुझे नहीं लगता कि 50 से ऊपर निकले होंगे। इस समय बज रहा है 3:15 बज रहा है। क्या ये वोटिंग है, ये लोकतंत्र है? क्या कोई कह सकता है कि हम 70% से पहले ऊपर जाएंगे? एक आध छुटपुट इसके पीछे सुशील जी आपका अपना आंकलन, क्या वजह मानते हैं? क्योंकि इतनी अपील भी होती है, लोग प्रचार भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी इतनी सुस्त वोटिंग। कानपुर जैसे क्षेत्रों की अगर बात करें तो बहुत ही कम यहाँ पर वोटिंग, क्या आप मानते हैं? देख लीजिए कानपुर, मतलब जहां पर पीएम गए, डीएम गए, सीएम गए, जिसको देखो वो मुंह उठाए कानपुर चला जा रहा है, और उसके बाद ये उदासीनता। अब क्या है, जिसको देखो रील बनाए घूम रहा है। पहले क्या होता था, कुछ घटनाएं होती थी तो लोग उसका रिएक्ट करते थे, आंदोलन करते थे, विरोध करते थे, धरना करते थे, प्रदर्शन करते थे, और अंत में वो चीजें हो जाती थी। अब क्या है, जिसको देखो रील बना रहा है, रील पे ही पूरे ज्ञान दे रहा है, देश भर ज्ञान दे रहा है रील पे। तो चुनावी चैन से बैठा है कि वो भी रील बनाए, हम भी रील बना रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है सब बातों का। इस चक्कर में ये है, अगर यही नेता, अब जैसे मान लीजिए कोई हारता है, चलो हारने के बाद वो बताए कि किस बूथ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, तब ये चीजें होंगी। सब एसी में बैठे रील बना रहे हैं। आप एक चीज बताइए, आज 70 साल हो रहे हैं लगभग स्वाति जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, इतने बड़े चैनल पे, हर समाचार पे, 70 साल में हम विधायक की और सांसद की लिस्ट एक नहीं बना पाए। आप रोते 140 करोड़ का है, तो चीन भी तो इससे ऊपर करोड़ का है, उसके बाद तो पूरा सिस्टम बन चुका है। हमारे पास वो नहीं बनना है, हमारे पास मंदिर पे ध्यान देनी है, प्राण दे दो मंदिर के लिए, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर की प्राण के लिए किसी को चिंता नहीं है। इसीलिए रिजल्ट आ रहे हैं, इसीलिए रिजल्ट आ रही है, ठीक है, और इसीलिए रोना गोना हो रहा है, इसीलिए गुंडागुंडी हो रही है, जबकि होना चाहिए कि चुनाव होता है। अच्छा, समस्याएं सड़क, पिछले जब चुनाव होते थे तो आमतौर पर आप लोग भी देखते थे कि समस्याओं पर बात होती है, विकास पर चुनाव होते हैं, लेकिन अब की बार तो चुनाव बिल्कुल अलग टेम्पो। अब स्वाति जी, अब चुनाव किस बात पे हो रहा है कि जो वोट पड़ेगा यहाँ पर विपक्ष को, वो पाकिस्तान को जाएगा, ये चुनाव हो रहा है। राम, जो वोट पड़ेगा वो राम को जाएगा, और विरोधी वाला वोट उस पे जाएगा, रावण पे जाएगा। तो क्या राम ने कोई नामांकन किया है? क्या राम ने कोई नामांकन किया जिनको वोट जाएगा या नहीं जाएगा? और जो राम नामांकन किए थे बीजेपी से, नकली वाले, बंबई वाले, वो मेरठ छोड़ के भाग चुके दूसरे दिन। अब राम के ये होना चाहिए मुस्तकबिल, जो हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है संविधान और लोकतंत्र, इसके ऊपर होना चाहिए चुनाव। बिल्कुल। कर्नल शरद शरण जी, इससे पहले देखा जब तीसरे चरण की बात हो, जब चुनाव चल रहा था, उस वक्त राम गोपाल यादव का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि राम मंदिर का नक्शा ठीक नहीं है। बार बार इस तरह के बयान आप लोगों की पार्टी की तरफ से दिए जाते हैं, वो भी आप देख चुके कि क्या स्थिति रही है। ये पूरा चुनाव स्वाति जी संविधान को बचाने के लिए, और लोकतंत्र बचा रहे इस देश में 80 साल के बाद, इस पे लड़ा जा रहा है। बेरोजगारी पे लड़ा जा रहा है, महंगाई पे लड़ा जा रहा है, सेना के साथ जो इतना बड़ा धोखा हुआ अग्निवीर का, उसके लिए नौजवान सवाल राम मंदिर पर पूछा, सुनिए, मेरा मकसद ये नहीं है। आपके यहाँ के नेता का बयान आया, उन्होंने बोला ना कि राम मंदिर का नक्शा ठीक नहीं है, इस पर मैंने, वो भी कम नहीं है बयान देने में, बड़े भारी बयान भी रहे राम गोपाल, उनसे बड़ा इतनी गंदगी फैलाते अपने बयानों से। पढ़ा लिखा है, प्रोफेसर कहते हैं लोग, लेकिन संकट डाल देते हैं, पूरी पार्टी को संकट डाल देते हैं। वो एक बार संकट डाला है राम के, अरे राम पीछे पड़ जाएंगे राम गोपाल के, तो राम गोपाल समझ नहीं पाएंगे कहां चले गए। आपने स्वाति जी इस बात पे ध्यान दिया, अभी हमारे आपके बीच में जो वार्तालाप हुआ है, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ, आप मुझे मंदिर पे लेके जा रही हैं। मैं अपने घर में किसको पूछता हूँ, ये मेरा सरदर्द है। मैं किसी को पूछता हूँ, मानता हूँ, किस पद्धति से पूछता हूँ, ये मेरा सरदर्द है। हम दिल्ली में पुजारी का चुनाव नहीं लड़ रहे कि पुजारी कौन बनेगा, हम दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं कि एक देश का मुस्तकबिल, इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस देश की आगे की पॉलिसीज क्या होंगी, योजनाएं क्या होंगी, आखिर देश जाएगा कहाँ, इसका चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम मुद्दे पे केंद्रित हैं, और इंडिया गठबंधन कम से कम खुली बात कर रहा है कि पहले संविधान और लोकतंत्र बचाओ, उसके बाद भविष्य बचाओ।
100 करोड़ लोगों की आस्था का प्रश्न है, आप लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता है? मेरी आस्था मैं अपने घर में रख के आता हूँ। जब मैं बाहर निकलता हूँ सामाजिक जीवन में, तो मेरा काम है समाज के मुद्दों को उठाना, समाज के मुद्दों के लिए संघर्ष करना और समाज के बढ़ोतरी के लिए काम करना। अगर धर्म की नफरत की दुकान और छद्म राष्ट्रवाद की कोई दुकान लगाता होगा तो माफ कीजिएगा, हम समाजवादी हैं, दक्षिणपंथी नहीं है। ठीक है, संजय चौधरी जी इस पर कुछ कहेंगे? देखिए, कभी कभी बुद्धि पर तरस आता है और समाजवादी पार्टी कहे जाने वाले लोगों पर तो और आता है। समाजवादी पार्टी में लोहिया से बड़ा कोई नेता हुआ क्या? और लोहिया ने क्या कहा था? तो मुझे लगता है कि जो राम कृष्ण और शिव को मानने वाले लोहिया के अनुयायी आज ऐसे हो गए हों, जिन्होंने अभी कहा कि पूजा मैं किसकी पूजा करता हूं, ये मेरा सरदर्द है। तो जिसकी सोच ये हो कि पूजा उसके लिए आगे मंदिर पे इसीलिए आगे मंदिर पे राम मंदिर कोई मुद्दा ही नहीं है 10 साल में। तो कोई मौका दीजिएगा, लेकिन मौका दीजिएगा, जवाब देता हूँ मैं इनको। ताला लग जाएगा, इनको समाजवाद बताता हूँ। दुबे जी को भी कोई चिंता नहीं है और मेरे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मित्र को भी कोई चिंता नहीं। दरअसल पेट को आहार ही केवल चिंता ठेका आप के पास तो मुझे है। लगता है कि हृदय को प्यार और मस्तिष्क को विचार, यही सम्यक विकास की अवधारणा है। लेकिन जिस प्रकार के काम हुए हैं आज, बताइए इस चुनाव के अंदर बिजली, सड़क और पानी कोई इशू है क्या? कहीं कोई बात होती है क्या? क्यों? क्योंकि सरकार ने हर घर तक बिजली पहुंचा दी, हर गांव तक सड़क पहुंच गई। इसी आधार पर विकास के लिए आगे कई गांव में लोग मतदान बहिष्कार कर रहे हैं। संजय जी, भारत समाचार पर वो खबर चली है। आगरा की बात करें, पिछली बार भी चुनाव में पूरे गांव ने मतदान से बहिष्कार कर लिया। इसलिए कर लिया, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उनके गांव में सड़क नहीं थी। शायद आप तक ये खबरें पहुंचती हूँ। जी संजय जी, इस पर भी कुछ कह दीजिए। अपवाद हो सकता है, लेकिन इस समस्या का स्थायी समाधान बिजली, सड़क और पानी का हुआ है। किसी सरकार ने सोचा था क्या हर घर तक नल से जल पहुंच जाए? ये किसी सरकार की इच्छा शक्ति थी क्या? किसी सरकार की योजना थी क्या? क्या देश के 50 करोड़ लोगों तक 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस पहुंच जाए? किसी ने सोचा था क्या 80 करोड़ लोगों तक फ्री में अनाज पहुंच जाए? इसके लिए किसी की सोच थी क्या? ये बदलाव हुआ है और जमीन पर बदलाव हुआ है। लेकिन इस बदलाव के साथ देश आगे बढ़ रहा है। इसीलिए ठीक है सुधा जी, एक बार सुधा जी के पास में आऊंगी। ठीक है सुधा जी आप भी सुन रही होंगी। संजय चौधरी जी को बखूबी आपने सुना होगा, आप इस पर क्या जवाब देंगी? वो कह रहे हैं कि कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, समस्याएं तो है ही नहीं। सुधा जी आप सुन पा रही हैं? उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में समस्याएं हैं ही नहीं। सुधा जी उनसे फिलहाल कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। आप इस पर जवाब देना चाह रहे थे? जब मेरे दल पे और मेरे नेता पे अगर प्रश्न चिन्ह उठते हैं तो ये स्वाभाविक है कि मैं आपसे समय मांगूंगा जवाब देने के लिए। आपको 2 लाइंस बोल के सुलाता हूं, आप भी मुस्कुराएंगी। चाल, चरित्र और चेहरा। आजकल कहीं टीवी पे ये सब सुनने को मिलते हैं आपको। दूसरा, पार्टी विद अ डिफरेंस। कहीं पे भी किसी चैनल पे आपको मिलता है? एक शब्द मिलता हुआ, गारंटी। भोपाल में बोला है 70,000 करोड़ का घोटाला है, मैं गारंटी हूं कार्रवाई की, और 72 घंटे में अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया। वैक्सीन लगाने वाले से 250-300 करोड़ रुपए का चंदा ले लिया, और जो गाय का मांस का निर्यात करते हैं उनसे 300 रुपए करोड़ का चंदा ले लिया। और जिन जिन के ऊपर केस हुए हैं 1 महीने के अंदर उन कंपनियों से चंदा ले लिया और उसका ठेका दे दिया। ये चंदा का धंधा जो है ना, ये कहां कहां करते हैं। सिर्फ व्यापार में भी नहीं किया है इन्होंने, और भी बहुत जगह चंदा का धंधा किया है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि उनका फील्ड है, वो शुरू हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि सड़क, बिजली, पानी की जो ये बात कर रहे हैं, तो मोदी जी फिर मंगलसूत्र के दाने गिनने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो आप वो हिंदू मुसलमान की बात क्यों कर रहे हैं? मुद्दों पर आ गए ना, आप लोग भी तो आ गए ना। नहीं, हम तो मुद्दे आपको बता चुके हैं। हम तो संविधान और लोकतंत्र के लूटने वालों से देश को बचाने के लिए निकले, शहीद होने निकले हैं। सुधा जी से बहुत बात नहीं जा पा रही उन तक आवाज। सुधा जी कुछ कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य, मुद्दे नहीं है लोगों के पास में। मेरी जी आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। जी बहुत आभार। मैं पिछले 24 मिनट से बैठी हूँ, लेकिन इतना कुछ सुनना ही तो नहीं पड़ा मुझे। लेकिन जो आपने पूछा, इतना बड़ा राज्य
और राज्य में मुद्दे नहीं। मैम, मुद्दे से भटकाने वाली सरकार है। ये मुद्दों की बात करना चाहती नहीं है, सिर्फ सजे हुए मंच और अच्छा दिखाने वाले लोग मजदूरों, गरीबों, दलितों और किसानों की बात नहीं करते, युवाओं की बात नहीं करते। और इस चुनाव में जनता का चुनाव है। जनता इस समय जो आए बाएं साए बके जा रहे हैं आपके बड़े बड़े नेता, वो इसीलिए हो रहा है, इसलिए जनता का रुख बदला है। वो समझ गई है कि बरगला के, झूठ बोल के, जुमलों के द्वारा लोगों की रोजी रोटी चलती नहीं है। लोगों को रोजगार चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए। जीवन जीने के लिए आपको आर्थिक रूप से सबल होना पड़ता है। सिर्फ कह देने से या किसी के बरगला देने से, धर्म के नाम पे हम पूजा पाठ कर सकते हैं, हमारा वो अपना व्यक्तिगत पक्ष है, लेकिन जीवन का निर्वाह नहीं होता है। अगर आपको बुखार है तो दवा की गोली खानी पड़ेगी, आपको दवाई लेनी पड़ेगी। पूजा पाठ से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, आत्मिक शांति मिल सकती है, लेकिन शरीर में कोई दिक्कत है तो आपको दवा दारू करनी, दवा वहां पे आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जनता को अनदेखा किया, बड़े बड़े मंच दिखाए गए और जनता की उत्तर प्रदेश में इस बार जनता का रुझान नहीं है मतदान के प्रति, इस पर कुछ कहना चाहेंगे सुधा मिश्रा जी? आपकी पार्टी का कोई स्टैंड है? कम वोटिंग परसेंटेज रहा, बदस्तूर चौथा चरण भी आज हम लोग देख रहे हैं, और आज भी बहुत ज्यादा मतदाताओं में कोई रुझान नहीं दिख रहा है लोकतंत्र के सबसे महापर्व के ऊपर। विश्वास नहीं रहा क्या लोगों में? अब सोचिए, सत्तासीन जो लोग हैं, जो विश्व गुरु बन रहे हैं, पूरे विश्व में छाने की बात कर रहे हैं, अपने देश के लोगों को मतदान की तरफ नहीं ला पा रहे हैं। ये उदासीनता को इसकी वजह से आई, यही तो बड़ा प्रश्न है। यही जनता का प्रश्न है कि इस देश ने 10 सालों की सरकार में इस देश के लोगों को उदासीन कर दिया। जिस बच्चे ने 2014 में, अगर मान लीजिए कोई बच्चा 20 साल का रहा हो, उसने मतदान डाला हो, उसने चुनाव किया हो, और 30 साल का युवा है, उसको आज तक रोजगार नहीं मिला। उसके प्रश्नों को जब उत्तर आप नहीं देंगी तो वो क्यों, किस बात का मतदान करे? उसे पता है 10 सालों में जुमले सुनाई दिए। लेकिन मैं फिर भी आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अनुरोध करना चाहूंगी कि उदासीनता नहीं बल्कि जवाब देना पड़ेगा। आपको मतदान करना पड़ेगा कि संवैधानिक आपका अधिकार है, आपका ये अधिकार आपको आगे बढ़ने की सुविधा देता है। तो लोकतंत्र में अपने मतदान से प्रहार करिए, उदासीन मत रहिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस 10 साल में जो सरकार भाजपा की रही है, उसके लोगों के साथ की सरकार रही है, उसने जनता को क्यों नहीं इतना जागरूक बना दिया? अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, हर जगह आगे जा रहे हैं, तो मतदान के प्रति उदासीनता क्यों आई? ये बड़ा प्रश्न है स्वाति जी, और इस प्रश्न से लोगों को जोड़ने की जरूरत है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि जनता को अपने मतदान के हथियार का इस्तेमाल करके इस सरकार को जवाब जरूर देना चाहिए। उदासीन होके हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे। तो अगर जवाब देना है इस सरकार को, आपका क्या पक्ष है? कम जुमलों पे वोटिंग परसेंटेज पर, क्योंकि आपकी सहयोगी पार्टी, उसके तमाम नेता कहते हैं कि इस बार का चुनाव तो पाप पुण्य पर हो रहा है। देखिए स्वाति जी, जहाँ तक ये मतदान कम की बात है, तो ये केवल सत्ता पक्ष की ही जिम्मेदारी नहीं है, इसमें विपक्ष की भी जिम्मेदारी होना चाहिए। और ये विपक्ष की जिम्मेदारी तय होना चाहिए। कम वोटिंग परसेंटेज हो रहा है, विपक्ष जिम्मेदार है। बिल्कुल, सत्ता पक्ष की खाली जिम्मेदार नहीं, विपक्ष भी जिम्मेदार। भाई जाहिर सी बात है कि अगर कम मतदान हो रहा है तो विपक्ष को लगना चाहिए कि भाई मतदान बढ़े, हमारा ही फायदा हो। बहरहाल कुल मिलाकर के सत्ता पक्ष अगर जितना जिम्मेदार है तो उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। और जहां तक आप बात कर रही थी विपक्ष की, तो विपक्ष कहां दिखा आपको? 10 साल में कहीं विपक्ष दिखा? विपक्ष का मतलब ये स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, भ्रष्टाचार। आपको याद होगा 89 में सरकार बदल गई थी, राजीव भाई तोप दलाली किसने खाई, एक नारा निकला था, उसके बाद सरकार बदल गई थी। तो आप बताइए, भ्रष्टाचार अब कोई मुद्दा नहीं देश के अंदर, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, विकास कोई मुद्दा नहीं है, शिक्षा कोई मुद्दा नहीं रहेगा। मुद्दा रहेगा सिर्फ हिंदू मुस्लिम, और हिंदू मुस्लिम सिर्फ सत्ता वालों को ये बात कह के गरिया जरूर सकते हैं आप, लेकिन अपना दामन नहीं बचा सकते हैं। आप बताइए, आपने 10 साल में कितने आंदोलन किए सड़क पे, कितने धरने दिए, कितने प्रदर्शन किए? अखिलेश यादव जी जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए 20 फीट का फाटक फैलान सकते थे। कोई धरना, कोई आंदोलन, कोई प्रदर्शन अगर विकास के लिए किया हो, शिक्षा के लिए किया हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ किया हो तो बताएं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सत्ता को गाली देना बहुत आसान है बैठ करके, लेकिन सत्ता के विपक्ष दिखाना भी तो उतना जरूरी है कि हम विपक्ष में हैं। विपक्ष 10 साल में कहीं दिखा नहीं। आप 2022 में चुनाव लड़े विधानसभा का, आपको याद होगा, अभी आप रुक जाइए, 15 दिन बाद आप ही गाली देते घूमेंगे और वो आप गाली देते घूमेंगे। 2017 में बेमेल गठबंधन हुआ था कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का, 28 सीटें थी समाजवादी कांग्रेस पार्टी की, और कहां पर आ गई? 7 सीटों पर। और समाजवादी पार्टी की
फुल फ्लैश सरकार थी, कहां पे आ गए 47 सीटों पर। सारे गुना समाजवादी पार्टी के कांग्रेस ने ओढ़ लिए थे, और यही हाल अभी 15-20 दिन बाद फिर होगा, 4 जून के बाद आप देखिएगा। सपा कांग्रेस को मुंह भर भर के गालियां देती फिरेगी और कांग्रेस सपा को, ये बहुत दिन दूर नहीं है। इसलिए कि विपक्ष को अपना दिखाना चाहिए कि हम विपक्ष में, विपक्ष कहीं पर नहीं दिखा 10 साल के अंदर। ठीक है संजय चौधरी जी, ये 13 जो सीटें हैं इनको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि पिछले अगर बात की जाए 2019 की, तो ये 13 सीटें आप लोगों के पक्ष में गई थी, लेकिन इस बार बड़ी चुनौती है क्योंकि विपक्ष की भी तैयारियां जोरदार तरीके से दिखी हैं, रणनीति दिखी है आक्रामक। आपको लगता है कि कोई चुनौती मिलेगी इन 13 सीटों पर इस बार? देखिए, कहीं कोई चुनौती नहीं है। 2019 में भी हमने 13 जीती थी और इस बार भी 13 की 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। देखिए, निश्चित रूप से जानिए कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो सपा का गठबंधन था वो सामाजिक और राजनीतिक आधार पर बहुत बड़ा गठबंधन था सामाजिक रूप से, और इस बार उतना बड़ा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी का नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इन 13 की 13 सीटों को 100% बड़े अंतर के आधार पर जीतेगी, और कन्नौज में भी भारतीय जनता पार्टी का अंतर कम से कम 1 लाख होने वाला है, जो जिस कन्नौज की बात हो रही थी। पिछली बार अपनी पत्नी डिंपल को लेकर सार्वजनिक रूप से मायावती के पैर छुए थे इस कन्नौज के अंदर, और तब भी डिंपल यादव कन्नौज हार गई थी। इस बार बसपा इनके साथ नहीं है। दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी और सपा गठबंधन के बीच में कम से कम 1 लाख वोटों का अंतर होने वाला है। मुझे लगता है कि 2019 का जो परिणाम था इस चौथे चरण में वही निश्चित रूप से दोहराया जाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी जनता के विश्वास के आधार पर, गरीबों के कल्याण के आधार पर अपने कार्यक्रमों को भ्रष्टाचार से मुक्त जनता तक पहुंचाकर, भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान, राजीव गांधी कहा करते थे ना कि 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसा बीच में गायब हो जाता है। आज किसान के पास अगर 2000 पहुंच रहा है तो एक किसान देश में कोई नहीं दिखा सकता है। इस वक्त चल रही है, किसी भी टीवी डिबेट में चले जाइए, ये बात तो रहती रहती है। कर्नल कन्नौज का जिक्र कर रहे हैं संजय चौधरी जी, पर क्या जवाब दीजिएगा? अखिलेश यादव हैं, सुब्रत पाठक पर काफी गंभीर आरोप लगे थे अपने लोकसभा में नहीं पहुंचने। हर समाजवादी के लिए बहुत प्रिय सब्जेक्ट है। अखिलेश यादव जी को ये लोग तड़प तड़प के बुला रहे थे कि 5 लाख से ज्यादा वोटों से हराएंगे। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक सम्मेलन में। अखिलेश यादव तो बड़ी स्थिति खराब थी समाजवादी पार्टी के लिए, इन्होंने बुलाया ना, बोला आइए 5 लाख से ज्यादा हराएंगे। अब जब से वो वहां पहुंचे हैं तब से तहसीलदारों और दरोगाओं को पीटने वाले अभी भड़बड़ा के चिट्ठियां लिख रहे हैं कि यहाँ बूथ कैप्चर हो रहा है, वहाँ बूथ। समाजवादी पार्टी की सरकार है लखनऊ में कि भारतीय जनता पार्टी की है? किसको चिट्ठियां लिख रहे हैं आप? और कल रात में जो दुनिया भर की कार्रवाइयाँ हुई वो मैं आपको बता चुका हूँ। रात के अंधेरे में गांव में जाके धमकाने वाले दोपहर में 12 बजे भागे भागे घूम रहे हैं। जानते क्यों? कारण क्या है? अखिलेश यादव जी की राजनीति की शुरुआत ही कन्नौज से हुई है। हर घर से व्यक्तिगत डायरेक्ट उनके संबंध हैं। हम उम्र उनको भैया बोलते हैं और बड़े उनको लल्ला बोलते हैं, और हर समाज, हर जाति, हर वर्ग में उनको बेटे का प्यार मिलता है कन्नौज में। इन्होंने बुलाया, वो वहां पहुंच गए। अब तो तभी आ रही थी भाई। अब देखो संजय जी आपकी बातों में हम नहीं बोलते हैं, आप हमारे चाल चरित्र चेहरे पे बहुत याद नहीं है क्या? देखो अब आप बीच में देखो, अब आपसे सहा नहीं जाता है। हमारे नेता का हमारे नेता की चमक ही ऐसी है, हमारे नेता की चमक ही ऐसी, उसका नाम सुन के आप लोग हमें बोलने ही नहीं देना चाहते हो। कन्नौज में आप लोगों ने बुलाया, वो वहां पहुंच गए। अब आप दोपहर से चला रहे हो कि वहाँ बूथ कैप्चर हो रहे हैं। सुब्रत पाठक जी 10-10 चिट्ठियां लिख रहे हैं। भी तो बता दीजिए जरा, कितने लाख से हराएंगे कल्पना करिए, कितने लाख से हराएंगे उसकी कल्पना करिए। अच्छा चलिए मैं वहीं से शुरू कर देता हूँ, पश्चिम से। मैनपुरी में 4 लाख, 15 दिन रह के आया हूँ मैं वहाँ। 4 लाख वोट से हराऊंगा आपको। और कन्नौज में तो ऐसा तूफान आया हुआ है इस समय। हर जाति, हर वर्ग, जिस गांव में अखिलेश जी चले जाते हैं सैकड़ों गाड़ियां लेके पूरा हुजूम, पूरा जिला साथ, ये वही है, कोई मुकाबला नहीं है। 4 जून तक इंतजार कर लीजिए आप लोग। 1 मिनट,
आप जो बार बार आपसे कोई भी चर्चा होती है तो आप घूम फिर के 2019 पे लेके जाते हो। चलिए उससे पहले बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को पहले दे दे सुशील जी। मैं आपको कन्नौज से ही, देखिए कन्नौज से ही बड़ी खबर है। कन्नौज में मतदान सुचारू रूप से चल रहा है, पुलिस प्रशासन का दावा है। बीजेपी प्रत्याशी ने सुब्रत पाठक ने एक्स पर पोस्ट किया था और फर्जी वोटिंग के आरोप सुब्रत पाठक की तरफ से लगाए गए थे। अब कन्नौज की पुलिस ने एक्स पर लिखकर बताया है और इसको असत्य बताया। कन्नौज में मतदान को लेकर पुलिस का बड़ा दावा, देखिए बड़ा दावा, कन्नौज में मतदान सुचारू रूप से चल रहा है और जो भी जितने भी एलिगेशन लगाए गए हैं वो पूरी तरह से असत्य है, गलत है। सुब्रत पाठक ने फर्जी वोटिंग के आरोप लगाए थे, बूथ कैप्चरिंग जैसा आरोप लगाया था। चलिए सुशील जी। ये बताता है कि शासन भी थोड़ा सा कमी काटता है। चलिए एक मिनट सीतापुर से भी बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे दे। सीतापुर से भी बड़ी अपडेट है। सत्ता पक्ष को वोट करने का दबाव बना रहा है सिपाही। आपत्ति पर निर्दलीय प्रत्याशी के एजेंट से अभद्रता की गई है, बदसलूकी की गई है, गाली गलौज की गई है, धमकाया गया है, मतदान केंद्र से उसको भगा दिया गया है। अन्य मतदाताओं पर भी प्रेशर डालने का आरोप लगाया है सिपाही पर। महोली के ग्राम हरदासपुर के बूथ संख्या 385 का यह मामला है। पुलिस कर्मी की मनमानी चल रही है और आरोप है कि बीजेपी को वोट करने की बात पुलिसकर्मी कह रहा है और लोगों को प्रेशराइज कर रहा है कि वो सत्ता पक्ष को वोट करे। सुशील जी, अब इन दोनों खबरों पर। अब जी, मैंने कहा कि अगर सुब्रत पाठक वर्तमान पीएम के नाम पर वो पुलिस वाले बता रहे हैं एक्स पर कि वो फर्जी है और ये है, तो इसका मतलब कि प्रशासन शासन भी करवट ले रहा है। मुंह देखी जैसे होती है, हमें तो यही लग रहा है, सामने सामने बोल रहे हैं, वरना कहाँ वो बोलते कि एमपी वर्तमान एमपी। अच्छा, एक बड़ी समस्या है स्वाति, एक लोग जब भूतकाल में जीते ना, भूतकाल में राजीव गांधी फला हुआ था, दंगा हुआ था, अरे भाई चाची के मूछें होती तो फिर चाचा काहे कहलाते, घर के न मरे होते तो फौज खड़ी होती, ये भी कहा जाता है। अभी मैं इसी पे चैनल में था, ब्रजेश जी थे इस पर, एक बात चली थी केजरीवाल को लेकर, जैसे छूटे उस दिन हम यहाँ पर थे। हमने कहा कि नैतिकता, वो नैतिकता ज्ञान दे रहे थे कि नैतिकता है बीजेपी वाले, तो मैंने साफ साफ बोला कि कौन है धरती पर राजनीति में, उत्तर प्रदेश की, भारत की धरती में, बाकी मैं विदेश की बात नहीं करता, जो नैतिकता की बात करे, राजनीति और नैतिकता बड़ा सफल हुआ बात हुई। अब मैं आज हमारे दो ही चलती गारंटी यहाँ पर, एक तो मोदी गारंटी देश चलती है और एक हमारे मित्र संजय चौधरी गारंटी लखनऊ में चलती जिले में, या आप लिख कर रख लीजिए, गारंटी दो ही की है, किसी तीसरे की नहीं है। इन्होंने अभी ज्ञान दिया बड़े प्यार से, हमारे बहुत प्यारे मित्र हैं, हमारे जिले के ही हैं। इन्होंने ज्ञान दिया कि वो नैतिकता, शर्म आनी चाहिए, नैतिकता, तो शर्म का ठेका केवल आप ही सबने ले रखा है क्या? काहे की शर्म आनी चाहिए भैया, किस बात की शर्म आनी चाहिए? अभी जो बात कही हम लोगों ने, उसे शर्म वाली कौन सी बात है? शब्दों का जो चयन होता है उसको थोड़ा सा, ये जो जिम्मेदार लोग, अच्छा ये बताएंगे कि इनको इस शर्म आएगी कि अब इनकी बीजेपी जो ओरिजिनल बीजेपी थी अटल जी वाली, वो बीजेपी है। अच्छा, इस बीजेपी को आप ओरिजिनल बीजेपी नहीं मानते? मैं मोदी की बीजेपी और मोदी की बीजेपी में जानते क्या हुआ है? 40% लोग दूसरे आ गए हैं, ईडी से आ गए, मोदी के प्यार में आ गए, मोदी वॉशिंग मशीन से धुल कर आ गए हैं। 45% लोग आ गए और कम से कम 20% लोगों ने टिकट दिए हैं। अब बताओ कौन सी बीजेपी और कौन सा नैतिकता, कौन सी शर्म? आप एक नहीं, कितने नाम दे दूं? एक दो, मुरली देवड़ा राज्यसभा काहे से हैं? कांग्रेस के थे, अभी राज्यसभा मोदी से हैं। एक मिनट स्वाति, एक मिनट, आरपीएन सिंह अभी वाले, यहाँ वाले कुशीनगर वाले, राज्यसभा है मोदी की गारंटी। सबको अब कौन सा बेशरम, कौन सा शर्म, कौन सी नैतिकता? ये नैतिकता का बहुत ज्ञान सब कुछ बेच बाच कर। सुशील जी का बड़ा आरोप है, संजय जी जवाब देना चाह रहे। संजय जी जवाब दीजिएगा, निष्पक्ष होकर जवाब दीजिएगा। पहले वाली बीजेपी, बिल्कुल निष्पक्ष होकर दूंगा, एकदम तटस्थ होकर दूंगा जी। हमारे मित्र सुशील जी है ना, ये कांग्रेस के पूर्व सभासद हैं और कांग्रेस ने 1975 में कोट कर रहा हूं, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया था और संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा। फिर मैंने कहा भूतकाल में हो, फिर मैंने कहा भूतकाल में हो, मैंने फिर कहा भूतकाल में हो। मैं कह रहा हूं, मैं 89 का सभासद 2002-2007 में विधायक लड़ा हुआ हूं और 13 साल लखनऊ का अध्यक्ष रहा हूं कांग्रेस का। 10 साल से फ्रीलांस जबरदस्त बेवाक पत्रकार हूं, यहाँ पर बैठता हूं, उसकी गारंटी है। आपको याद ही नहीं है कि मैं कब क्या था। अब मैं बता रहा हूं, मैं छाती ठोक के बता रहा हूं, पत्रकार हूं और मैं छाती ठोक के कह रहा हूं
हूँ कि मैं नेता रहा हूँ। मेरे कंधे पर सोनिया जी मुझे नाम लेके बुलाती थी, मुझे राहुल गांधी ने कंधे पर रख के जुलूस दिखाया लखनऊ में। मैं 2002 में लखनऊ मस्त है, 2007 में लखनऊ से विधायक लड़ा हूँ, कांग्रेस से लड़ा हूँ और निर्दलीय जीता हूँ। 89 में मैं निर्दलीय सभासद जीता हूँ, निर्दलीय 89 में। अब मैं 64 साल का हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ, लेकिन मैं ओरिजिनल हूँ। मैं मोदी वाली बीजेपी नहीं हूँ, मैं ओरिजिनल बीजेपी जो अटल जी वाली थी, मैं उसको बहुत सम्मान देता था, बहुत मानता था, आज भी मानता हूँ। लेकिन अब अजीत पवार वाली, शर्मा वाली बीजेपी। चलिए इस पर कभी और चर्चा कर लेंगे कि कौन ओरिजिनल है कौन फेक है। सुधा जी ठीक है, शर्म आती है, नैतिकता। सुधा जी, आपने भी देखा होगा पिछले कुछ चरण बीते, 3 चरण बीत चुके हैं, चौथे चरण का ये इलेक्शन चल रहा है। गंभीर आरोप लगते हैं, सपा के आरोप लगते हैं, बीजेपी पर आरोप लगते हैं। आपके पास जितना बड़ा मुंह है आप खोल दीजिए चौधरी साहब, आपके पास जितना बड़ा मुंह है आप खोल दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा दिल बहुत बड़ा है। आपका मुंह बंद करने के लिए चौथा चरण चल रहा है, बात मुद्दों पर होनी चाहिए। आप दीजिए, आपका कांग्रेसी पंच आ गया है तो छुपा के रखिए। अगर आपका अभी कांग्रेस में आ जाओ तो आप भी कांग्रेस ही जाओगे। अभी आप गारंटी दिखा रहे हो मोदी की, बहुत से लोग आए हैं कांग्रेस में जो मोदी गारंटी हो गई है, यही तो मैं बोल रहा हूँ। अभी आप 1 घंटे बाद आप भाजपाई नहीं हो सकते हो, 1 घंटे बाद आप सफाई नहीं हो सकते हो। मन बदलने में, दिल बदलने में कितना देर लगता है? अजीत पवार का दिल कितनी देर लगा बदलने में? आपके गृह मंत्री एक विधायक के घर में रायबरेली आते हैं, मन बदल गया उनका, आ गए, आपने मन बदल दिया अभी। अरे महाराज, आपका जो चाहो खोलो बोलो, हम तैयार हैं आपको सर माथे पर उठाने के लिए, और लोगों को भी सुधा जी के लिए तैयार है आपको। सुधा जी, ये लड़ाई नहीं धमकी दे रहे क्या? फेक वर्सेस ओरिजिनल की ओर है। मैं जो कह रहा हूँ ठीक है संजय जी, नहीं धमकी दे रहे हो तो हम बुझवाता, हमको भी तो बोलो क्या, तो बोलो क्या कह रहे हो, बोलो ना, बोलो क्या कह रहे हो, बोलो क्या कह रहे हो। अरे जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। बोलो, हम नहीं सुन पा रहे, हम नहीं सुन पा रहे, बोलो हम नहीं सुन पा रहे, बोलो। पर्सनली आक्षेप मत कीजिए, हम नहीं सुन पा रहे भाई, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। देखिए चौथे चरण का चुनाव चल रहा है, बात होनी चाहिए मुद्दों पर। सर आप लोग इतने सीनियर जर्नलिस्ट, इतने सीनियर नेता होने के बावजूद भी सर इस तरीके से तैयार सुनने को ना, क्या कहना चाहते हैं बोलिए। गरिमा पैनल की कुछ तो गरिमा रखिए सर, चुनाव है चौथा चरण। आप लोग अपील कीजिए जनता से कि लोग अपने घरों से निकले, विश्लेषण उस पर होना चाहिए। प्लीज सुना दीजिए, हमारे चौधरी साहब ने क्या कहा हम ये तो नहीं सुन पाए ना, पहले सुना दीजिए हम सबने तो, कि मैंने कौन कौन से पाप किए समय निकला जा रहा है तरीके से। सुधा जी जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी। अभी आपने ही चलाया न्यूज कि पुलिस ने इस बात को तस्दीक कर दिया है कि कन्नौज में ऐसी कोई चीज नहीं हुई है जिसके आरोप सुब्रत जी लगा रहे हैं। आप ही ने तस्दीक किया। जी और आप ही बता रही है कि ये पुलिस कह रही है सब कुछ ठीक ठाक है, जो एलिगेशन लगाए गए वो असत्य है। बीजेपी नेताओं की तरफ से जो एलिगेशन लगाए गए वहां के पुलिस प्रशासन पर, वहां पे बूथ कैप्चरिंग की बात कही जा रही थी, वो पूरी तरह से फॉल्स है, गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जी बताएं। बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ रही हूँ कि अगर मैं हमेशा कहती हूँ कि वर्तमान में जो चीजें बेहतर हो रही हैं उनकी तारीफ बार बार करने की जरूरत नहीं होती है। इस देश में खराब क्या किया जा रहा है उसकी अगर बात नहीं होती है तो हम संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हैं। ये जो बार बार पीछे चले जाते हैं, ऐसे लोगों से बोली जाके भूतकाल में ही रहे, वर्तमान में क्या कर सकते हैं, भविष्य को कैसे अच्छा बनाना है, इसकी अगर बात नहीं हो रही है इस देश में, तो ये मान के चलिए स्वाति जी कि जो भी ऐसी बातें कर रहे हैं वो देश के लोग नहीं है, वो भारतीय नहीं है, क्योंकि ये लोग बार बार स्वप्न में पीछे रहने वाले लोग हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, कौन सरकार में है, किसने किया, जो नहीं किया था वो सरकार में नहीं है, जनता जान रही है, आप जान रहे हैं, सब जान रहे हैं, पूरा विश्व जान रहा है कि सरकार में कौन है और किसकी जवाबदेही थी। लेकिन प्रश्न किससे होता है? प्रश्न होगा विपक्ष से। विपक्ष ने नहीं किया, विपक्ष ने जो किया नहीं किया, आज वो अच्छा कम वोटिंग जो प्रदेश में हो रही है, इससे पहले काफी कम वोटिंग रही और आज भी बहुत ज्यादा उत्साह दिख नहीं रहा है मतदाताओं में। आपको जिम्मेदार बता रहे हैं, जो सत्ता के लोग हैं वो आप लोगों को जिम्मेदार बता रहे हैं कि विपक्ष की जिम्मेदारी है? आप लोगों को लगता है कि इसमें भी आप लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए? स्वाति जी बहुत आसान है समझना, ये बौखलाहट है, ये बेचैनी है, ये हताशा है कि ये अपने ही प्रशासन पे बता रहे हैं कि वहां पे सब कुछ ही हो रहा है।
ये अपने आप को ही गलत साबित कर रहे हैं। पुलिस कह रही है ऐसा कुछ नहीं है, नेता कह रहे हैं हो रहा है, इसका मतलब ये अपने ही कार्यशैली पे प्रश्न उठा रहे हैं। यही हताशा है चौथे चरण तक पहुंचते पहुंचते कि ये कर्नल शरद शरण जी, अब तो पुलिस ने भी वेरीफाई कर दिया है कि ये जो आरोप लगाए गए बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये सब कुछ गलत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जल्दी से अपनी बात को? जो भी ये स्वाति जी बातचीत हुई उसमें एक बहुत महीन लकीर आप लोग मिस कर गए। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता साथी ने बोला कि 1975 में संविधान का प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। जी। जनता गांव में यही तो बात कर रही है, 400 पार और ये संविधान पार। कहीं ना कहीं इनका हमेशा ध्यान संविधान पे ही रहता है, लगातार संविधान की बात कर रहे हैं। और मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपके नेताजी को बहुत अरसा हो गया 400 पार टीवी पे बोले, आज शाम को एक बार बुलवा तो दीजिए। बहुत दिन से बिल्कुल कॉमिक और कॉमेडी कोई मूवी नहीं देखा है, आज शाम को या कल किसी मंच से 400 पार का एक डायलॉग बुलवा। जरा ये तस्वीर देखिए, लोकतंत्र की कितनी खूबसूरत तस्वीर है। एक दिव्यांग व्यक्ति, देखिए जरा ये तस्वीर, इस पे भी आप लोगों का विश्लेषण होना चाहिए। बुजुर्ग लोग, सीनियर लोग जो बहुत मजबूर हो उसके बावजूद भी घर से बाहर निकल रहे, ये एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। शुरू में यही कहा था कि इनसे भी तो देखिए। ये देखिए ये तस्वीर दिखा रहे भारत, जरा दिखाइए उन तस्वीरों को कि देखिए ये कर नहीं सकते अपना काम, लेकिन उसके बाद भी लोकतंत्र के इस महापर्व की खूबसूरती समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं 5 किलो वाले हैं। स्वाति जी, अब आप कल्पना कीजिए अगर संविधान में तब्दीली करके वोट देने का अधिकार ही समाप्त कर दिया जाएगा तो क्या ये अपने लिए आवाज ले पाएंगे? इसीलिए अधिकार समाप्त, गांव में जानते हैं लोग क्या कह रहे हैं कि रोटी को तवे पे लटते पलटते रहिए वरना जल जाएगी। लोग ये कह रहे हैं। तानाशाह ऐसे ही उगते हैं, जब सत्ता पे पूरा काबिज हो जाते हैं तो सारे खंबे गिराना शुरू कर देते हैं और उसके बाद उनकी जो सोच है वो तानाशाही हो जाती है और बहुत सी तब्दीलियां आती हैं। जो आपने आरोप लगाए आरक्षण खत्म कर देगी बीजेपी, कर दिया, कागज में नहीं किया। बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आके कहते हैं कि मैं कभी आरक्षण खत्म नहीं होने दूंगा। उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया, उसके बाद भी कागज में नहीं कर पाएंगे, जमीन पे खत्म कर दिया। 13 पेपर लीक हो चुके हैं। जब नौकरी नहीं बचेंगी तो आरक्षण का करेंगे क्या? संजय चौधरी, देखिए समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र उठाइए। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि अग्निवीर समाप्त करेंगे, जब ये आरक्षण की बात कर रहे हैं, नौकरियां देंगे, कि महिला ठेके का रोजगार समाप्त करेंगे, कि हर नौकरी पेंशन वाली होगी। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और समाजवादी पार्टी जातिवार जनगणना कराएंगे, सामाजिक न्याय की प्रस्तावना रखेंगे। आरक्षण का यही आरक्षण, ये कैसे इस आरक्षण को दलितों से, पिछड़ों से, वंचितों से हटाकर मुसलमानों को तस्तरी में पेश कर देंगे। ये समाजवादी पार्टी घोषणा पत्र में लिखा है। मुझे लगता है लोग देखेंगे, समझ में आ जाएगा कि कैसे आरक्षण को मुसलमानों को देने की ये योजना बना रहे हैं। इसीलिए घोषणा करते हैं और 13 की 13 लोकसभा सीट को जीतकर भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी। और अगर इनको ये आज नहीं दिखाई दे रहा, एक बहुत बड़े चैनल पर इंटरव्यू है, देख लीजिए। मोदी जी 400 पार की बात निश्चित रूप से आज भी करते दिखाई दे रहे हैं। सुनवा दीजिए एक बार और मेरी बात भी सुनिए। अरे देख लो, सुनिए संजय जी, संजय जी थोड़ा सुनिए। संजय जी बताइए, क्या ये हमारे लिए शर्मनाक बात नहीं है कि सरहद पे खड़ा फौजी अब पेंशन नहीं पाएगा, अब शहीद होगा तो शहादत नहीं पाएगा, उसके बाल बच्चों का इलाज, उसके लिए कैंटीन से सब्सिडाइज सामान नहीं मिल सकता? क्या देश इतना गरीब है कि सरहद पे खड़े हुए फौजी को ये सुविधाएं दे देगा? आपने पुलवामा के नाम, आपके एक मिनट, आपके नेता ने एक मिनट संजय जी, एक सेकंड आप जवाब दीजिएगा 20 सेकंड में और लोगों के पास भी आपके नेता ने। संजय जी हैसियत रखिए मेरे भाई, सवाल करना तो बहुत आसान है। मैं क्या बोलने वाला हूँ इसलिए आप बोलने नहीं दे रहे हैं, है ना? संजय एक सेकंड, से जाएंगे 2019 में स्वाति जी उसके बाद जो 4 साल की सेवा पूरी करेंगे वो देश में बेहतर अनुशासन की स्थिति लेकर आएंगे। जिस भी जॉब में आएंगे, 22 साल फौज में रह के आया हूँ, अनुशासित कम से कम इसमें शिक्षा मत दीजिए हमें। कम से कम इतना तो सम्मान कीजिए कर्नल। संजय जी, इस देश की आजादी के 80 साल के लोकतांत्रिक चुनावी इतिहास में 2019 में आपके नेता ने पहली बार मंच से बोला था, भाई और बहनों, क्या पुलवामा के शहीद के नाम पे आप अपना वोट दे सकते हैं? दे दिया वोट, अग्निवीर बना दिया आपने। फौजी को लूट लिया, देश के फौजी को लूट लिया।
किसान को लूट लिया, की किसको हत्या हुई, छोड़ोगे आप लोग? क्या उन्हें शहीद की तरह नहीं पेश किया गया? किसको? आप जिनके साथ समझौता कर रहे हैं अभी, तो आप ये कहेंगे नहीं, आप बताइए ना। क्या आप चित भी मेरी, पट भी मेरी। सुनिए, पेंशन आप ही 4 जून स्ट्राइक पर सवाल संजय जी, 4 जून आपकी पार्टी संजय जी स्ट्राइक पर सवाल क्यों उठाती थी? संजय जी, 4 जून अग्निवीर योजना समाप्त होगी, फौजी को पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा। इंडिया गठबंधन छाती ठोक के बोलता है, छाती ठोक के कि फौजियों के साथ जो धोखा हुआ उसका बदला लेंगे। बार ठीक है आमिर साबरी जी, मैं आपके पास आऊंगी। आमिर साबरी जी बार ये आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी की फौजियों के साथ बीजेपी ने बड़ा धोखा किया, क्योंकि इस वक्त आप लोग इनके साथ में हैं। और आपको लगता है कि क्या इस बार अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है इस चुनाव में? बन सकता था स्वाति जी, लेकिन विपक्ष बना नहीं पाया। बड़ा सवाल ये है, विपक्ष भाई फिर मैं बात दोहरा दूं, विपक्ष पूरे 10 साल कहीं दिखाई ही नहीं सड़क पर। तो आप चुनाव के दौरान खाली प्रत्याशी खड़े कर देना विपक्ष में, ये इसको मैं विपक्ष नहीं मानता। और जो मोदी जी का नारा है 400 पार, तो वाकई आप 4 जून को देख लीजिएगा कि हम 400 पार ही जाएंगे, इसमें कोई दुराई नहीं है। और संविधान ना कल खतरे में था, ना आज खतरे में है, ना कोई खत्म करने जा रहा है स्वाति जी, ये भी आप इस पर समझ लीजिए। और बाकी आरक्षण की जहाँ तक अभी मुद्दा उठा था आरक्षण की बात, तो मुसलमानों का आरक्षण है कहाँ? बड़ा सवाल ये है। आरक्षण कांग्रेस बहुत पहले समाप्त कर चुकी मुसलमानों का। दूसरी बात अहम और बता दें, जब 1999 में सदन की बहस चल रही थी, तो स्वर्गीय माननीय चौधरी अजीत सिंह ने कहा था कि इस आरक्षण में से 4.44% आरक्षण दे दिया है मुसलमानों को। तो हमारे यही कथित समाजवादी नेता माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी सदन में खड़े होकर के दोनों ने हाथ उठा के हुल्ला इतना मचाया था कि नहीं ये नहीं हो सकता, आरक्षण तो कहाँ है? हर मामले में मुसलमानों को मुद्दा बना दिया जाता है, चाहे आरक्षण के नाम पर, चाहे मंदिर के नाम पर, और इसी मुस्लिम मुद्दे पर चुनाव हो जाए। साबरी जी वक्त कम है, बताइए, पूछिए स्वाति, बताइए। मंगलसूत्र वालों के साथ आप खड़े हो गए हैं पिछले 2 महीने में, पूरे 9.5 साल आप विपक्ष में खुद रहे, और अब आप विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, और वो भी मुसलमान की भलमनसात के लिए। किन से? मंगलसूत्र वालों के साथ खड़े होकर पूछ रहे हैं। देखिए विपक्ष में हम ही थे और हम ही सड़क पर थे, हम ही सड़क पर थे, किसानों के लिए भी हम थे, मुसलमानों के लिए भी हम थे। आप कहाँ पर थे आप बताइए? फिलहाल इस वक्त 8 साल के अंदर 2 में ले जाती हूँ जहाँ से हमारी सहयोगी नंदिनी मौजूद है, धरने प्रदर्शन कर दिए, वो बता आंकड़े वहां से वो बता रही है। सीधा रुख करते हैं एक बार नंदिनी का। नंदिनी, देश की